हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। माय नेम इज डॉक्टर आरुषि तुली। क्या आप ऐसा ही वन शॉट लेक्चर ढूंढ रहे थे मैम, जिसमें कंप्लीट डिटेलिंग के साथ कम से कम समय में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई हो? तो बिल्कुल सही जगह पे है आप। तो भाई, कभी किसी सोचा कि हम गर्म चीज पे हाथ रख देते तो हमारा हाथ ऊपर कैसे उठ जाता है? कैसे हम एकदम सीधी लाइन में चलते हैं? कैसे पाँव में कांटा चुभता है तो हम ऐसे आउच 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 करके फटाफट पाँव ऊपर कर लेते हैं? तो भाई, इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक है 6th चैप्टर और आपकी बायोलॉजी के हिसाब से आपका 2nd चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो भाई, इसमें हम पूरे चैप्टर का फुल कवरेज करने वाले हैं, कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी, बस अच्छे से पढ़ना आना चाहिए आपको। तो भाई मैम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता क्या है? सबसे बड़ा सवाल। तो बेटा, हमारी बॉडी दैट इज ह्यूमंस के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, प्लांट्स में भी। तो हम इस चैप्टर के अंदर दोनों का पढ़ेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। वहीं हम प्लांट्स में पढ़ेंगे उनके मूवमेंट्स और उनके हॉर्मोन्स के बारे में। चलिए, तो भाई मैम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस के अंदर आपने बोला एक आता है नर्वस सिस्टम और एक आता है एंडोक्राइन। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? बेटा, नर्वस सिस्टम में होते हैं आपकी न्यूरॉन्स और नर्व्स, आपके दिमाग के वो तार। कहते हैं ना, वो एक मुहावरा सुना ही होगा कि दिमाग के तार हिल गए, दिमाग के तार एक्टिवेट हो गए। तो भाई, आपके जितने भी आपके दिमाग में नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स है, जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, दैट मेक्स योर नर्वस सिस्टम। और वहीं बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम में आपकी वो आती जितनी भी ग्लैंड्स, जैसे थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, वो बेटा ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारी चीजें बेटा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होती हैं। फिर बेटा, जब हम देखते हैं इन एनिमल्स, ह्यूमन, द नर्वस सिस्टम विद मस्कुलर टिश्यू इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। बेटा, जब हमारा दिमाग काम करता है और उन्हीं के साथ हमारी मसल्स भी एक्ट करती हैं, तो बेटा बहुत ही तेजी से हमारी बॉडी कंट्रोल हो पाती है। अब मैम कैसे? तो बेटा, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है बेटा आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वहीं बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये दो टाइप के नर्वस सिस्टम आपके बॉडी का पार्ट है। याद रखेंगे, सीएनएस एंड पीएनएस। अब सीएनएस के अंदर बेटा क्या आता है? आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग सोच रहे होगे मैम, रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं? अरे बाबा नहीं, ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी को बेटा कहते हैं इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम, और उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहीं बेटा आपकी बॉडी में जो नर्व्स हैं, जैसे आपकी जो दिमाग से निकल रही हैं ऊपर बॉडी से, दैट आर क्रेनियल नर्व्स, और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं नर्व्स, दैट आर स्पाइनल नर्व्स। अब यहां पर अगर हम ढंग से देखेंगे, ये है बेटा ब्रेन, और ब्रेन से ही यहां कनेक्टेड है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। वहीं बेटा ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम, बेटा वो कॉलम जो आप, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हो, बैकबोन, वर्टिब्रा, इसी के अंदर बेटा प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड। सो बेसिकली बेटा आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसी के अंदर होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड। ओके, चलिए, अब मैम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपने तो बताई थी नर्व्स, तो यस, कौन कौन सी नर्व्स की बात की थी? क्रेनियल नर्व्स, जो आपके सर से बेटा निकल रही हैं नसें, दैट इज द क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेनियम पार्ट से निकल रही हैं। स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड के पास से निकल रही हैं, दैट इज स्पाइनल नर्व्स। इसी तरह बेटा ये नर्व्स का नेटवर्क आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। चलिए बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन। मैम, सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? जो बेटा चीजों को सेंस कर सकते हैं, जैसे आंखें चीजें देख सकती हैं, कान जो है बेटा आपकी चीजें सुन सकते हैं, नाक चीजों को स्मेल कर सकती है, टंग बेटा चीजों को टेस्ट कर सकती है, स्किन बेटा चीजों का टच महसूस कर सकती है। अब आपकी बॉडी में बेटा अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। आपकी आंख के अंदर होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जो देखने के काम आते हैं।
आपकी टंग के ऊपर होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो बेटा टेस्ट महसूस करते हैं। हमारी बेटा टंग के हर कोने में कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टेस्ट महसूस करने वाली चीजें होती हैं, जैसे स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर। हमारी टंग पर कौन से रिसेप्टर्स हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। वहीं बेटा हमारी नोज में चाहे कोई परफ्यूम की खुशबू हो, चाहे कचरे की बदबू हो, बेटा वो चीज महसूस करने के लिए आपकी नाक में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। आपके कान में बेटा कोई खुसफुसा रहा हो या कोई तेज आवाज दे रहा हो, आपके कान में होते हैं फोनो रिसेप्टर्स। फिर बेटा आपकी स्किन में दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, दैट इज नोसे रिसेप्टर्स, जैसे पेन फील करने वाले, मारने का पेन, चूटी काटने का पेन, और थर्मो रिसेप्टर्स बेटा जिससे आपकी स्किन के ऊपर ठंडा और गर्म महसूस करने वाले। ठीक है, सारे रिसेप्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। बेटा सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया था, द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। अभी हमने पढ़ा दैट इज टंग, दैट आर द टेस्ट रिसेप्टर्स। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, लेट्स टॉक स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, रिसेप्टर क्या होते हैं, इफेक्टर क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, इन शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम एक सिनेरियो ले रहे हैं कि आरू मैम को प्यास लगी। भाई मुझे प्यास लगी, मैंने बॉटल उठाई। ठीक है, मैंने बॉटल को सबसे पहले क्या करा, देखा, पहले मैंने बॉटल को ढूंढा, अरे यार प्यास लग रही है। तो बेटा ये पूरा प्रोसेस अभी आपने देखा, यही प्रोसेस यहां हुआ है। तो स्टिमुलस क्या था, प्यास लगी थी। तो बेटा स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है एनी चेंज और फैक्टर और एजेंट विच कॉज अ चेंज इन एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मेरे को प्यास लगी तो दैट वाज अ स्टिमुलस, मेरी बॉडी मुझे स्टिमुलस दे रही थी कि आरुषि तुझे प्यास लग रही है, पानी पी ले। आरुषि तूने गर्म चीज पे हाथ रख दिया, हाथ उठा ले, दैट इज अ स्टिमुलस। वहां से एक स्टिमुलस आ रहा है जिससे बेटा मेरे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, फैक्टर है जो बॉडी में चेंज ला रहा है। फिर बेटा क्या हुआ, स्टिमुलस था क्या था कि प्यास लग रही है। जैसे स्टिमुलस आया तो मेरी आंखों ने फोटो रिसेप्शन किया कि पानी कहां है, मेरी आंखों ने उस पानी को ढूंढा, दैट इज मेरी आंखें वहां क्या काम कर रही हैं, एज अ रिसेप्टर। तो मैम व्हाट इज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर माने बेटा आर द सेल्स और टिश्यू और ऑर्गन दैट रिसीव्स द स्टिमुलस। मेरी बॉडी ने प्यासा फील किया कि यार पानी की प्यास लग रही है, पर अब उस चीज को फुलफिल करने के लिए, उस स्टिमुलस को पकड़ने के लिए मेरी बॉडी के किसी ऑर्गन ने कोशिश की, आंखों ने ढूंढना शुरू किया कि कहां है पानी की बोतल, स्टिमुलस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिसेप्टर्स, कि भाई ढूंढ किधर है, वो स्टिमुलस को रिसीव करा मेरी बॉडी ने, राइट। फिर बेटा क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब बेटा हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर वो सिग्नल्स गए। हालांकि हम ये पूरा प्रोसेस अच्छे से पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स कैसे जाते हैं, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, अभी हम एक एक शब्द का मतलब समझ रहे हैं। फिर बेटा मैंने क्या किया, जब मुझे प्यास लगी मैंने पानी की बोतल ढूंढी, फिर मेरे हाथ ने उस पानी की बोतल को उठाया, दैट इज बेटा इफेक्टर। इफेक्टर कौन है, मेरी मसल्स। इफेक्टर कौन है बेटा, जो एक्ट कर रहा है। मुझे प्यास लग रही थी, मेरी आंखों ने देखा, उस स्टिमुलस को पकड़ा, फिर इफेक्टर बेटा मेरी मसल ने बोला चलो इस बोतल को उठा लो। ठीक है, तो इफेक्टर क्या होता है बेटा, इफेक्टर आर टिश्यू और ग्लैंड्स और मसल्स which act in response to stimulus received। बॉडी को जो स्टिमुलस आया कि भाई इसको प्यास लग रही है और आंखों ने उसे क्या किया, रिसीव किया, उसके बाद मेरी मसल ने बोला कि जाओ भाई पानी की बोतल को उठा लो। अब बेटा आता है, अरे आपकी मसल्स ने उस बोतल को उठाया एंड नाउ आई ड्रिंक द वाटर, दैट इज द रिस्पॉन्स। मैंने क्या किया, मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, तो रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन टुवर्ड्स अ स्टिमुलस बाय एन ऑर्गेनिज्म। मुझे प्यास लग रही थी तो मेरा रिएक्शन क्या है, पानी पी लिया, प्यास हो गई, प्यास बुझ गई। ठीक है, मैं अगर गर्म चीज पे हाथ रखती, मैं गर्म चीज से हाथ उठा लूं, वो मेरा उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्स है। मेरे पांव पे कांटा चुभा, कांटे ने मुझे स्टिमुलस दिया पर मैंने पांव उठा लिया, दैट इज माई रिस्पॉन्स, राइट। तो ये चारों चीजों को समझना जरूरी होता है। चलिए अब बात करते हैं न्यूरॉन की। बेटा न्यूरॉन आपकी बॉडी का सबसे लंबा, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल।
प्लस यह आपकी बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ योर नर्वस सिस्टम। आपकी पूरी बॉडी, जैसे हम कहते हैं कि भाई किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, वैसे ही बेटा दिमाग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। इन दोनों चीजों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। न्यूरॉन बेटा एक बहुत ही स्पेशलाइज तरीके का सेल है जो एक सिग्नल की तरह एक नर्व इंपल्स को अपने अंदर कैरी करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को एकदम एक सिग्नल की तरह। तो क्या है न्यूरॉन बेटा? एक हाईली स्पेशलाइज सेल है जो सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक हर जगह बेटा सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है। जैसे भाई मेरे दिमाग ने मुझे सिग्नल दिया, आरुषि को प्यास लग रही है, उसे बोलो पानी उठा के पी ले, पानी की बोतल उठा और पी ले। तो बेटा वो न्यूरॉन्स के थ्रू वो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, यहां से यहां से वहां। चलिए फिर बेटा पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन आप देखेंगे तो ये बेटा जो आपको दिख रहा है एक नेटवर्क लाइक जो जटाएं दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। जैसे ही कोई सिग्नल आता है वो इन डेंड्राइट से बहते हुए आता है सेल बॉडी के पास, और सेल बॉडी बेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन। यहां से बेटा सिग्नल ट्रांसफर होता है एक्सॉन में, एक्सॉन, और यहां से बेटा नर्व एंडिंग्स तक सिग्नल पहुंचता है। These are the parts: dendrites, cell body, axon and the nerve endings. फिर बेटा आपको पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स को अच्छे से पढ़ेंगे। डेंड्राइट्स क्या थे बेटा? ये ब्रांच स्ट्रक्चर थे जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन एंड पासेस टू द सेल बॉडी। यही चीज हमने अभी देखी। कोई सिग्नल बेटा यहां पर भी कोई पर्टिकुलर न्यूरॉन होगा, एक न्यूरॉन से यहां सिग्नल आया, वो डेंड्राइट सेल बॉडी तक लेके गए। फिर बेटा सेल बॉडी क्या है? इट इज अ ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन्स न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां बेटा बहुत सारे तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म सब होता है यहां, ठीक है। फिर बेटा आता है एक्सॉन, इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which carries information from the cell body to the nerve endings. ये बेटा इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से नर्व एंडिंग्स तक ले जाता है। फिर आती हैं बेटा नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स बेटा एक्सॉन का आखिरी हिस्सा है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सॉन। साइनैप्स क्या होता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो आपको लिखने आने चाहिए। मैम व्हाट इज अ साइनैप्स? तो बेटा साइनैप्स होता है दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन होती है, ठीक है। साइनैप्स क्या है? एक गैप है प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। साइनैप्स क्या है? दो न्यूरॉन्स के बीच का एक माइक्रोस्कोपिक गैप, ठीक है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप। मान लीजिए ये एक न्यूरॉन था, यहां एक न्यूरॉन है, इन दोनों के बेटा जो बीच का ये गैप है, दिस इज दी साइनैप्स, राइट, दिस इज दी साइनैप्स। तो यहां पर यही लिखा है, देयर इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन वेयर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एज केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये चीज मैं आपको बताती हूं एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने बेटा ऐसा कहा है कि अगर इसको कोई इंफॉर्मेशन आई, भाई इसके कान में कोई गुफ्तगू हुई, तेरे को सिग्नल पहुंचाना है, तो बेटा ये सिग्नल क्या होगा? ये सिग्नल यहां से चलेगा, यहां पर बेटा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे और वो बेटा इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे दूसरे न्यूरॉन तक। जो केमिकल्स यहां पे रिलीज होते हैं छोटे छोटे, देयर आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। चलिए फिर बेटा जो आपके न्यूरॉन होते हैं दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड वो होते हैं बेटा जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, मतलब ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर एक माइलिन शीथ प्रेजेंट है। यहां पर बेटा एक्सॉन के ऊपर कोई माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। दीज आर कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। फिर बेटा हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाम
का संधि विच्छेद करना है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, मतलब बेटा न्यूरॉन और मसल के बीच की जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना स्टेशन, ठीक है, दिल्ली रेलवे जंक्शन। जंक्शन बेटा एक दो जगहों को कनेक्ट करने वाली जगह जहां से ट्रेन निकलेगी, राइट। तो वैसे ही बेटा न्यूरॉन के और मसल के बीच की बेटा जो जंक्शन होती है कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ अ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, और मसल। इट इज अ साइट ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व फाइबर एंड मसल सेल्स। ये देखो बेटा जो नर्व की एंडिंग होती है, यहां पे कुछ साइनेप्टिक नॉब्स होती हैं, इनके अंदर बेटा भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। मैंने आपको बताया था साइनैप्स पर बेटा कुछ जगह पर केमिकल सिक्रीट होते हैं, राइट। तो उसी तरह बेटा इन नर्व एंडिंग से ये केमिकल्स फट के रिलीज हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये फट के रिलीज होकर सिग्नल पहुंचा रहे हैं मसल तक। तो न्यूरॉन और मसल के बीच की जो ये जंक्शन है इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, बेटा ये एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर्स के। These are the example of neurotransmitters, एसिटाइल कोलिन, डोपामीन एंड सेरोटोनिन। ये जो तुम देख रहे हो रिलीज हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनके एग्जाम्पल्स हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। नर्व इंपल्स क्या होती है मैम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्व इंपल्स? ये सारे शब्द बेटा साइनेप्सिस, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व इंपल्स, इन पर बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको आना चाहिए। नर्व इंपल्स क्या होती है बेटा? नर्व इंपल्स बेटा एक इलेक्ट्रिकल वेव है एंड केमिकल सिग्नल्स हैं which are carried along a neuron. Nerve impulse are initiated at receptor cell as a result of stimuli from the environment. मैम ये तो आपने एकदम डेफिनेशन बता दी, इसको आप बताओ, मैं आपको इसको फ्लो चार्ट में समझाती हूं। मान लीजिए ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है, दिस इज योर न्यूरॉन। इसको कोई इंफॉर्मेशन आई, तो इंफॉर्मेशन इज डिटेक्टेड बाय द डेंड्राइट टिप, डेंड्राइट से डिटेक्ट हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स बेटा पास हुई डेंड्राइट से सेल बॉडी से, कंटिन्यूसली ट्रैवल करी। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां से? ट्रैवल्स फ्रॉम डेंड्राइट सेल बॉडी ऑफ द नर्व सेल, बेटा कंटिन्यू करेंगे, ये एक्सॉन तक पहुंची, और एक्सॉन तक पहुंचने के बाद क्या होगा? जैसे ही बेटा नर्व इंपल्स यहां तक पहुंची, अब यहां पर है न्यूरोट्रांसमीटर्स और ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नर्व इंपल्स बेटा एट द एंड ऑफ एक्सॉन केमिकल्स आर रिलीज्ड, केमिकल्स आर अक्रॉस साइनैप्स, ठीक है, ट्रांसमिट नर्व इंपल्स टू मसल सेल। अगर बेटा ये सिग्नल्स मसल तक जा रहे हैं तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होते हुए मसल के पास जाएंगे। पर अगर ये सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के पास जा रहा है, स्टार्ट्स अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मान लीजिए इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल गया है, इस न्यूरॉन से सिग्नल आया 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 और इधर इस पे चला गया, अगर एक और न्यूरॉन है तो। अगर यहां एक और न्यूरॉन नहीं है तो न्यूरॉन से बेटा अगर किसी मसल में जा रहा है सिग्नल तो मसल में चला जाएगा, समझ गए। तो बेटा सिग्नल कैसे जाता है? मसल में जाएगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू, यहां साइनेप्सिस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स चली जाएगी, ठीक है। अब मैम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, बड़े ही मस्त होते हैं बेटा। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल को लेते हैं, बोलते हैं अरे सिग्नल आजा। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेसिकली मैं आपको बताती हूं एग्जैक्टली होता क्या है। मान लीजिए ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, अब कोई सिग्नल आया,
बॉडी में। तो बेटा सिग्नल लेकर आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर बेटा आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं रिले न्यूरॉन्स। ये बेटा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, फिर इस इंफॉर्मेशन को बाहर भेजते हैं। किसके पास? मोटर न्यूरॉन्स के पास। तो बेसिकली क्या होता है, इंफॉर्मेशन आती है, सेंसरी न्यूरॉन्स उसे लेकर आते हैं, रीने न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, फिर बेटा एक्शन लेने के लिए मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल जाता है। तो एग्जैक्टली बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रीने न्यूरॉन्स कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, बीच में दोनों को कनेक्ट कर रहे थे। मोटर न्यूरॉन हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल और ग्लैंड। ये बेटा एक जगह से इंफॉर्मेशन लाया, स्पाइनल कॉर्ड बेटा दैट इज स्पाइनल कॉर्ड तक ही ले जाते हैं, जिसको ये लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। यहां आया और यहां से बेटा मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को मसल या ग्लैंड तक लेकर गए। अब आते हैं बेटा कुछ एक्शंस, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं बेटा? जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे मन है मेरा सोने का, मैं सो जाऊंगी, वॉक करने का मैं वॉक करूंगी, सफाई करने का मैं सफाई करूंगी, खाना बनाने का, बुक पढ़ने का, वैसे तो मैम ये वाला मन तो वैसे हमारा बहुत कम ही होता है, बट फिर भी ठीक है, पियानो बजाने का मन है। बेटा जो भी एक्शंस तुम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर पा रहे हो आर दी वॉलेंट्री एक्शंस। पर कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते मैम, जैसे अचानक से बेटा पसीना आना, वो आपकी मर्जी से नहीं निकल रहा है कि यार आज ज्यादा पसीना निकल जाए मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको यूरिन आ रहा है बेटा, वो भी आपकी मर्जी से नहीं आता है, ठीक है। आप सांस ले रहे हैं, ओके। फिर बेटा आपकी दिल की धड़कन चल रही है, धक 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 धक, बेटा दिल की धड़कन भी आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती। अब आपकी आंखों पे जब बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें कैसी होने लगती है? अपने आप बंद ओपन होने लगती है, राइट। तो बेटा आपकी जब बहुत डिम लाइट होती है, जब बहुत कम लाइट होती है, तो हम आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं अंधेरे में, यार कुछ दिख जाए। जब बहुत ज्यादा लाइट होती है तो हमारी आंखें एकदम ऐसे छोटी सी हो जाती हैं, राइट। तो बेटा ये चीज भी एक एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शंस, जैसे पांव में कील चुभी, तुमने पांव उठाया, ठीक है। सडनली तुमने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा, तुमने हाथ उठाया, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब इनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। एक्शंस दैट कैन बी कंट्रोल्ड आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री एक्शंस, actions that cannot be controlled are involuntary actions. same with reflex actions, इनको भी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब तुमने कभी सोचा अरे यार कील पे पांव लगा है, अभी 2 मिनट बाद उठाऊंगी, पहले बातें शातें कर लूं, ऐसा नहीं होता। these actions are not controlled, right? थिंकिंग यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है। मेरा मन करा, मैंने आपको बोला था मेरा मन किया आज मैं खाना बनाऊंगी, मेरा मन किया मैं बुक पढ़ूंगी, थिंकिंग इन्वॉल्व्ड है। बट बेटा इनवॉलेंट्री एक्शंस, आज मेरा दिल धड़के पर थोड़ी देर बाद नहीं धड़के, थिंकिंग इन्वॉल्व्ड नहीं है यहाँ पे बेटा, वो ऑटोमेटिकली चीज चल रही है। कील तुम्हारे पांव पे चुभी तो तुम सोचते हो क्या उठाऊं नहीं उठाऊं पांव, अरे हाथ गर्म पानी में लग गया, उठाऊं नहीं उठाऊं हाथ, नहीं सोचते, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड। बेटा वॉलेंट्री एक्शंस में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस में भी ब्रेन इन्वॉल्व होता है, पर रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। Actions like walking, running, cooking are voluntary actions. Involuntary actions are like heartbeat, swallowing, sweating. Reflex action is hot plate, गरम प्लेट पे हाथ रख दिया, ठीक है। Sneezing, छींक आ गई, वो तुम्हारी मर्जी से नहीं आती। तो बेटा इनके ऊपर डिफरेंस आ जाता है, आपको आना चाहिए। बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पे बेटा, शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट, पार्ट्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन को एग्जैक्टली मैम लिखेंगे कैसे? रिफ्लेक्स एक्शन बेटा एक ऑटोमेटिक रैपिड रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस पे। मान लो अचानक से पांव में कील चुभी थी, ठीक है, फिर बेटा अचानक से तुम्हें छींक आई, ठीक है। ये एक्शंस ऑटोमेटिक रिएक्शंस हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे खांसी करना, कफिंग, स्नीजिंग, छींकना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, दीज आर रैपिड रिस्पॉन्स।
तो मैम रिफ्लेक्स एक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इनेबल्स ऑर्गेनिज्म फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ हार्मफुल स्टिमुलस। भाई तुम जंगल में गए, शेर आ गया, तुम फटाफट भागोगे, दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। फटाफट रिफ्लेक्स एक्शन आया बॉडी में, भागना है। इसलिए बेटा ये कोई भी हार्मफुल सिचुएशन है, पाँव में कील चुभ गई, वहां से पाँव उठाओगे, हाथ पे गरम लग रहा है, हाथ उठाओगे, वहां से हार्मफुल सिचुएशन से बचाते हैं। इट रिड्यूसेस द ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, क्योंकि बेटा रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए ब्रेन का लोड कम करते हैं। तीसरा, इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई इंसान के बेटा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बढ़ाता है। ऑफ कोर्स तुम भाई डूब रहे हो, हाथ पांव, सेव मी सेव मी सेव मी, रिफ्लेक्स एक्शन बेटा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन उस सिचुएशन से बचाने की कोशिश करता है अपने आप को, इसलिए सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बढ़ता है इससे। ओके, अब एक वर्ड आता है रिफ्लेक्स एक्शन और एक आता है रिफ्लेक्स आर्क। मैम दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क है? बेटा फर्क सिर्फ इतना है, रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है जो ये हो रही है। ठीक है, सिचुएशन के फ्लो चार्ट को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूं, गर्म पानी था इस पतीले में, गर्म पानी पे बेटा आपके बॉडी ने रिसेप्टर्स है हीट, आपकी को गर्म लगा, आपकी स्किन ने उसे डिटेक्ट किया, अरे हाँ यार ये तो सच में गर्म है। फिर सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल्स बेटा पढ़े गए, यहां से रीले न्यूरॉन से बेटा मोटर न्यूरॉन से सिग्नल गया मसल को कि भाई हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, दैट इज द सिग्नल। सेंसरी से वहां तक गया, रीले ने उसे प्रोसेस किया, मोटर न्यूरॉन ने एक्शन किया। तो इसी चीज का पाथवे को बेटा हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ऑर्गन तक गया, जैसे स्टिमुलस यहां क्या था, हम मान लेते हैं हीट था स्टिमुलस, रिसेप्टर कौन था यहां, स्किन थी रिसेप्टर। सेंसरी न्यूरॉन से गया स्पाइनल कॉर्ड में बेटा कौन थे, रीले न्यूरॉन्स थे। रीले न्यूरॉन्स ने बेटा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, मोटर न्यूरॉन से मसल, ठीक है, कहां की मसल बेटा, हैंड की मसल पे इफेक्ट आया, एक्शन और रिस्पॉन्स था हैंड मूव्ड अवे, हाथ वहां से हटा लिया गया। तो बेटा दिस पाथवे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, एंड दिस होल इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। इस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ठीक है, अब इसको अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में लिखने के हिसाब से देखें तो द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो नर्व इंपल्स जिस पाथवे में चली, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड although the information input also goes on to reach the brain। बेटा अभी हमने देखा, जब हमने रिफ्लेक्स आर्क बनाई तो हमने बोला वो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, हालांकि सिग्नल्स ब्रेन तक भी पहुंचे हैं, बट मेजरली स्पाइनल कॉर्ड उन्हें हैंडल करती है। इन चीजों को हम देख सकते हैं, जो हमने पढ़ा बस यहाँ थ्योरी फॉर्मेट में लिखा है कि सेंसरी ऑर्गन ने स्टिमुलस लिया, फिर सेंसरी न्यूरॉन उसे स्पाइनल कॉर्ड तक ले गए, स्पाइनल कॉर्ड के रीले न्यूरॉन्स ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, मोटर न्यूरॉन्स उसे इफेक्टर मसल तक ले गए, फिर उस मसल ने मूवमेंट किया। थ्योरेटिकल फॉर्म में उसे लिखा हुआ है। इसी बात पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बेटा आपकी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, हाउ आर इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट। बेटा इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंसेस आपको लिखवा चुकी हूं बेटा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, क्या रिसेप्टर से सीधा मसल में चला जाएगा, नो। रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन, नो। रिसेप्टर से सीधा स्पाइनल कॉर्ड, नो। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन एंड मसल। सही बात, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सिग्नल रिसीव करता है। बेटा न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है जो सिग्नल को रिसीव करता है, तो बेटा जब भी सिग्नल आ रहा है हमेशा उसका डेंड्राइट पार्ट सिग्नल को रिसीव करता है। फिर बेटा क्वेश्चन है विच न्यूरॉन लिंक सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन।
बेटा सेंसरी न्यूरॉन ये रहा, मोटर न्यूरॉन ये रहा, बीच में कौन सा न्यूरॉन होता है? रिले न्यूरॉन, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है। फिर बेटा चलिए हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन, जो बेटा आपकी खोपड़ी के अंदर बिल्कुल नामात्र सिचुएशन में पड़ा हुआ है, बट फिर भी हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं बेटा, आपका ब्रेन एक फोल्ड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कैसे कैसे फोल्ड्स हैं, है ना। दीज फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। बेटा ब्रेन के दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। ठीक है, दिस इज अ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज ऑल्सो अ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये दो टुकड़े बेटा किसी तरीके से तो चिपके होंगे एक दूसरे से, बिल्कुल बेटा चिपके होते हैं, which is called as corpus callosum। बेटा ये वो मटेरियल है जिससे ब्रेन का दूसरा पार्ट यहां पर आकर इससे चिपकता है, तभी तो बेटा ये दो ब्रेन के पार्ट एक दूसरे से अटैच हो पाते हैं। तो यहां बेटा बीच में एक पार्ट जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। फिर मैम हमारे ब्रेन की रक्षा के लिए कौन है यहां पर, कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा? बेटा उसे प्रोटेक्ट करती है क्रेनियम बोन। ठीक है, क्रेनियम इज अ बोन जो बेटा आपकी खोपड़ी के ऊपर फिट होती है ताकि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके। चलिए फिर बेटा हम ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट्स पढ़ते हैं, दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बेटा फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो सबसे बड़ा पार्ट है बेटा, ब्रेन का मेजर हिस्सा फोर ब्रेन से बना होता है। एक एक करके सब कुछ पढ़ते हैं। फोर ब्रेन में बेटा क्या क्या चीजें आती हैं? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। बेटा ये जितने भी आप फोल्ड्स देख रहे हो आर द पार्ट ऑफ सेरिब्रम। अभी आपको अगर मैं अच्छे से दिखाऊं बेटा, ये जितना भी पार्ट है दिस ऑल इज सेरिब्रम। ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं पार्ट सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर बेटा यहां पर आपकी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, एंड देन देयर इज दिस थैलेमस रीजन। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो बेटा फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसे कि हमने अभी देखा। ये बेटा कंसिस्ट होता है सेरिब्रम विच इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। साथ में सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस तीन पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम बेटा इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। बेटा सेरिब्रम पे खाली अकेले भी शॉर्ट नोट आ सकता है, तो हर चीज को बेटा बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। मैम ब्रेन का इतना बड़ा हिस्सा है, मैम ब्रेन का इतना बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है, तो कुछ तो काम करता होगा ये डेफिनेटली बेटा। ये आपके ब्रेन का दैट इज इट कंट्रोल्स मेंटल एबिलिटीज, आपकी थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो, आपको ये लेक्चर देखने के बाद कितना याद हो रहा है, पढ़ाई करने के बाद कितनी चीजों को आप टाइमली याद रख पाते हो, आप क्या सोच रहे हो, बोल रहे हो, इमोशन, स्पीच, परसेप्शन बना रहे हो, हर चीज बेटा जो थिंकिंग मेमोरी से रिलेटेड है, हर चीज इज प्रोसेस्ड बाय द सेरिब्रम। फिर बेटा इट इंटरप्रेट सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स टू पेन, कोल्ड, हीट एंड प्रेशर। ये बेटा काफी सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, जैसे ठंडे को, गर्म को, ठीक है, हर सिचुएशन को, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। मैम जैसे एग्जाम में रोना आना, ठीक है। अब बेटा आपके जो फोर ब्रेन होता है, आपके सेरिब्रम में कुछ पार्ट्स होते हैं, दैट इज फ्रंटल, मतलब आपके आगे का पार्ट, जिसको आप यूं पकड़ लेते हो ना एग्जाम में बेटा, आप इसको ही तो पकड़ते हो, अरे यार याद नहीं आ रहा, द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब बेटा एसोसिएटेड होता है रीजनिंग, प्लानिंग, स्पीच, मूवमेंट, इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तभी तो हमेशा प्रॉब्लम याद आते ही फोर ब्रेन को पकड़ लेते हैं हम कि अरे आंसर याद आ जा। तो बेटा पार्ट ऑफ स्पीच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मूवमेंट, इमोशन, फोर ब्रेन। फिर बेटा आपके कान के पास दिस रीजन, जो कान के पास वाला रीजन है, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज टेम्पोरल लोब।
टेम्पोरल लोब बेटा परसेप्शन, रिकॉग्निशन, ऑडिटरी स्टिमुलस, जो भी कोई कुछ बोलता है उसे सुनना, उन्होंने क्या बोला उसको समझना, ठीक है। जैसे मैं जो बोल के पढ़ा रही हूं उसे तुम कितना सुन के समझ रहे हो, दैट इज इन टेम्पोरल लोब। पेराइटल लोब क्या होता है बेटा? पेराइटल लोब ये रहे आपके पेराइटल लोब, ठीक है, ओवर हियर, ठीक है। पेराइटल लोब बेटा सेंसरी परसेप्शन, इंटीग्रल सच एज टच, प्रेशर, टेम्परेचर, इनके लिए होता है। ऑसिपिटल लोब बेटा जो ये आपका सबसे पीछे वाला लोब है ओवर हियर, दिस लोब इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल लोब। ये बेटा विजन के लिए होता है। तुमने सुना भी होगा कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं यार इनकी तो आई साइट चली गई। ओके, जब बेटा यहां लगती है ऑसिपिटल लोब पे, you can definitely lose your eyesight also because occipital lobe is responsible for vision. फिर बेटा आता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस कंबाइनली इज कॉल्ड एज डायनसेफेलॉन। अब लोकेशन क्या होती है? ये सेरिब्रम के बेस में होते हैं। मैम सेरिब्रम के बेस में कैसे होते हैं? बिल्कुल मैं आपको अभी दिखाती हूं। अभी हमने देखा ये था बेटा आपका सेरिब्रम, और इस सेरिब्रम के बेस में ये सब चीजें लोकेटेड है इन द बेस ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम के बेस में ही ये चीजें लोकेटेड है। राइट, फंक्शन क्या है बेटा? ये आपकी स्लीप और वेक साइकिल, जैसे कहते हैं ना हमारी बायोलॉजिकल साइकिल, हम कब उठते हैं कब सोते हैं, ये कंट्रोल करना। कंट्रोल्स द अर्ज ऑफ ईटिंग, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, इन चीजों की अर्ज कंट्रोल करना। हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ऑल्सो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, इनका काम है। यूजुअली इस पर भी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के काम है ये सारे। बहुत लोग पूछते हैं व्हाट इज द वर्क ऑफ हाइपोथैलेमस? बेटा ये इन्हीं चीजों में काम आता है, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप साइकिल, हंगर, ठीक है। चलिए फिर आता है बेटा मिड ब्रेन। फोर ब्रेन हमने पढ़ लिया, नाउ कम्स दी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बेटा एक ब्रिज है जो फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन क्या है? इट इज अ ब्रिज दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। ये बेटा मेजरली इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे बेटा आपकी मसल्स, प्यूपल साइज, ठीक है। इट इज मेनली कंसर्न विद सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, देखने और सुनने की इनवॉलेंटरी एक्शंस को ये ज्यादा कंट्रोल करता है, ठीक है। हमने देख ही लिया था कि मिड ब्रेन बेटा कौन सा पार्ट है? दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज द मिड ब्रेन, बीच का हिस्सा जो फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है। अब आता है बेटा आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में बेटा आता है सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। बहुत लोग बेटा क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के कौन से पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है? बेटा इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेड्यूला पार्ट ऑफ द ब्रेन, वहीं से बेटा स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। हाइंड ब्रेन में बेटा लोकेशन ऑफ सेरिबेलम। अब बहुत लोग बेटा सेरिब्रम और बेलम में कंफ्यूज नहीं होना। सेरिब्रम जो था बेटा वो ये हिस्सा था जो बहुत लार्ज था, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है, दिस वॉज सेरिब्रम। सेरिबेलम बेटा यहां पे ये जो आप इतना हिस्सा देख रहे हो, दिस इज सेरिबेलम, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। बहुत सिमिलर से वर्ड है सेरिब्रम और बेलम, तो याद रखेंगे। सेरिबेलम बेटा इट लाइज बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे ही है यहां पे सेरिबेलम। क्या फंक्शन होता है बेटा? ये आपकी मोटर फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे आपका पोस्चर, ठीक है। नॉर्मली बेटा जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा, और आपने देखा होगा उसके बाद दे कैन नॉट वॉक इन द स्ट्रेट लाइन, वैसे टेढ़े मेढ़े चलने लगते हैं, ठीक है। तो बेटा सेरिबेलम आपकी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस कंट्रोल करता है, जैसे वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन आपकी बॉडी का पोस्चर कंट्रोल करने में और बैलेंस कंट्रोल करने में ये मदद करता है। फिर बेटा आता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड पॉन्स। अब आप बोलोगे मैम ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा तो आपने बताया नहीं था। बेटा मेड्यूला का ही पूरा नाम मेड्यूला ऑब्लंगेटा है एंड पॉन्स, ठीक है। तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा बेटा इज ऑल्सो फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है।
It lies at the base of the brain and continues to form spinal cord. Function क्या होता है? It involve in involuntary action जैसे सुनना, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन, थूक बनना, वॉमिटिंग, ये सारे एक्शंस के साथ मेड्यूला ऑब्लिंगेटा एसोसिएटेड होता है, यूजुअली इनवॉलेंट्री एक्शन. समझ गए? जैसे कि क्या क्या? हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, हेयरिंग. पॉन्स बेटा इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन. बेटा पॉन्स जो होता है उसका मेजर काम रेस्पिरेशन से ही लेना देना होता है. याद रखेंगे पॉन्स का काम रेस्पिरेशन से ही लेना देना है. चलिए फिर बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट था हमने बोला था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड क्या है बेटा? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है विच इज प्रेजेंट इन कंटिन्यूएशन विद मेड्यूला. हमने बोला था ये मेड्यूला ऑफ द हाइंड ब्रेन से कनेक्ट होकर यहां निकलती है. Enclosed in a bony case called vertebral column. जैसे बेटा आपके दिमाग का कवर करने के लिए, ध्यान रखने के लिए क्रेनियम है, इसका ध्यान रखने के लिए बेटा यहां पे वर्टिब्रल कॉलम है. Surrounds by membrane called meninges. बेटा जैसे आपके ब्रेन जो होता है, वैसे तुम्हारा ब्रेन छोटू सू है, एकदम छोटू सू, इसके ऊपर भी बेटा कुछ लेयर्स होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं. उसी तरह बेटा स्पाइनल कॉर्ड भी के आसपास भी कुछ मेनिंजेस होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, दैट इज ठीक है. देन इट इज कंसर्न्ड विद स्पाइनल रिफ्लेक्शन. इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन. ये ब्रेन से बेटा नर्व इम्पल्स को आगे लेकर जाती है. फिर बेटा देर आर 31 पेयर ऑफ नर्व्स जो अराइज होती हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. हाउ आर नर्वस ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड? ठीक है, ये ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन कैसे हो रही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई आपके ब्रेन की. सॉरी मैम वो तो खोखला है, एक्चुअली अंदर ठप ठप बजता है, मटर का दाना इधर उधर हिलता है. बट बेटा जो आपका ब्रेन होता है उसके ऊपर एक बोन होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम. ये बोन बेटा आपके ब्रेन के ऊपर लगी होती है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. फिर मैम ब्रेन के अराउंड कुछ मेनिंजेस होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं. कैसे? मैं आपको दिखाती हूं बेटा. जैसे ओहो थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा बेटा, आपका ब्रेन तो छोटू सा ही है ना, सो सॉरी, थोड़ा और छोटा बनाएंगे. ये रहा बेटा आपका ब्रेन. मजाक कर रही हूं. चलो तो ये रहा बेटा ब्रेन. अब ब्रेन के ऊपर बेटा कुछ लेयर्स होती हैं. जैसे एक लेयर होती है जिसे कहते हैं पाया मैटर, फिर होती है एरिकनॉइड और फिर होती है ड्यूरा मैटर. तो कौन सी 3 लेयर्स होती हैं बेटा? पाया मैटर, एरिकनॉइड एंड द आउटर मोस्ट इज ड्यूरा मैटर. और बेटा इसी के ऊपर होती है बोन विच इज द क्रेनियम. फिर बेटा आपके ब्रेन में कुछ शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, वो बेटा प्रेजेंट होता है आपकी पाया और एरिकनॉइड लेयर के बीच में, जिसे कहते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस. इस स्पेस के अंदर बेटा एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो बेटा एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है. ठीक है, द स्पेस बिटवीन दीज लेयर इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. हालांकि मैंने आपको एग्जैक्ट बताया कि आपका जो बेटा ब्रेन होता है, इस ब्रेन के ऊपर लेयर्स हैं और इधर इनमें यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है जो उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह प्रोटेक्शन दे रहा है. दिस फ्लूइड इज फिल्ड balloon acts as a shock absorber and protects the brain from injuries and shocks. फिर बेटा प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन हमने देख लिया. अब देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. बेटा सेम जैसे कि आपके ब्रेन को सबसे ऊपर प्रोटेक्ट कर रही थी एक हड्डी, उसी तरह बेटा आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है वर्टिब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी या जिसे आप कहते हो बैकबोन. Like brain, spinal cord is also wrapped with meninges and CSF. बेटा इसके भी चारों तरफ होती है meninges की लेयर और यहाँ पे भी होता है cerebrospinal fluid. ठीक है,
इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, जैसे कि आप देख सकते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 33 इंडिविजुअल बोन्स विच फॉर्म दी वर्टिब्रा। ठीक है बेटा, दैट इज समथिंग जो आप हायर सेगमेंट में पढ़ते हो कि किन चीजों से, किन बोन से मिलकर आपकी वर्टिब्रल कॉलम बनता है। तो बेटा देयर आर अ लॉट ऑफ जो होती हैं वर्टिब्रास, बट उनको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। तो ये रही बेटा आपकी, ये दिस इज द बैकबोन। ठीक है, दिस इज द बैकबोन विच इज कॉल्ड एज द वर्टिब्रल कॉलम। इसी के अंदर बेटा होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसी के अंदर होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। चलिए बेटा, सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसिकल which are possible due to part of brain, choose the correct location and name the part of the brain। भाई बाइसिकल अगर सीधी लाइन में चलानी है तो उसको कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल करेगा? बेटा सीधी सी बात है, हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस कंट्रोल करता है सेरिबेलम। अब इनमें से हमें देखना है सेरिबेलम कहाँ है। इधर सेरिबेलम किस पार्ट ऑफ द ब्रेन का पार्ट है? हाइंड ब्रेन का, विच मेक्स द सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए फिर बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड कहां से ओरिजिनेट होती है? तो बेटा आपकी ब्रेन के मेड्यूला वाले पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है। ठीक है, चलिए फिर है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, हाइपोथैलेमस। ठीक है, देन क्वेश्चन है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, अभी हमने पढ़ा था, दैट इज सेरिबेलम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी। बेटा जैसे आपने एक नर्वस सिस्टम पढ़ा, वैसे ही आपकी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें आती हैं बहुत सारी ग्लैंड्स और वो सिक्रीट करती हैं वेरियस हार्मोन्स। तो बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड अगर हम मेल्स में बात करें तो काफी तरह की हमारी जो है ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, मेल्स और फीमेल में से हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, एड्रीनल ग्लैंड। अभी तक सिर्फ हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था। नर्वस सिस्टम हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। बट अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम और इसके अंदर आने वाली बहुत सारी ग्लैंड्स। तो चलिए ग्लैंड्स को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं मैम हार्मोन्स क्या होते हैं। तो बेटा हार्मोन्स क्या होते हैं? ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो बेटा एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के काम आती हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम बेटा हार्मोन्स एक मैसेंजर का काम करते हैं। तो ग्लैंड्स बेटा दो तरीके की हैं। एक ग्लैंड बेटा आपकी बॉडी में वो स्ट्रक्चर होता है जो सिक्रीशन करता है। ठीक है, यूजुअली दैट सिक्रीशन इज हार्मोन्स, exocrine and endocrine gland. Exocrine glands are the gland with ducts and endocrine are called as the ductless glands. मैम इसका क्या मतलब है? बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? कोई सिक्रीशन है उसको डक्ट के थ्रू करती हैं, पर वही एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा डायरेक्ट सिक्रीशन कर देती हैं। डायरेक्ट, कोई डक्ट नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट सिक्रीशन करती हैं। तो बेटा ग्लैंड्स आप देख सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो डायरेक्ट सिक्रीशन करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो डक्ट्स के थ्रू सिक्रीशन करती है। चलिए अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा कौन कौन सी हैं एक एक करके देख लेते हैं जो हम पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। ठीक है, थायराइड भी बेटा मेल और फीमेल में कॉमन है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी भी। थाइमस भी बेटा दोनों में है, एड्रीनल और पैनक्रियास भी दोनों में है। फीमेल के पास ओवरी है, मेल के पास टेस्टिस है। ये वाली जो ग्लैंड है इसका मेजर फर्क है, बाकी सारी हमारे पास कॉमन है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या दादाजी ऑफ ऑल ग्लैंड्स कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये जैसा कहता है वैसा ही बाकी ग्लैंड्स करने लगती हैं। ये ऑर्डर देता है घर में, जैसे दादाजी होते हैं कि बेटा सबको घर में जो है घर में ही रहना है। अभी कोविड के टाइम में कोई बाहर नहीं निकलेगा, दादाजी ने कह दिया तो अब कोई नहीं निकलेगा भाई। बस इसी तरह ये भी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है कि ये पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट होंगे कि ये नहीं होंगे। तो हाइपोथैलेमस बेटा ये प्रेजेंट होता है इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस, या तो ये किसी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए रिलीजिंग हार्मोन्स निकालेगा
या उस प्रोसेस को बंद करने के लिए। भाई दादाजी ने कह दिया घर के बाहर नहीं निकलेंगे, तो बंद। किसी प्रोसेस को बंद करना, इनहिबिटरी हार्मोन्स। घर के अंदर रहेंगे, रिलीजिंग, घर के अंदर रहना है। ठीक है, तो बेटा जिस तरह दादाजी ऑर्डर देते हैं उसी तरह हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करती है। इस ग्लैंड का फंक्शन है टू रेगुलेट सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई हाइपोथैलेमस का काम है ये जो छोटी सी यहाँ पे ग्लैंड लटकी हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड, इनको कंट्रोल करना। अब भाई दादाजी के कंट्रोल में कौन है? पापा। और पापा किसको कंट्रोल करते हैं? तुमको, राइट। दिस इज हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊं तो बेटा ये है आपका, ऐसे होती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के यहीं पे बेटा ऐसे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, दीज आर दी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और इन्हीं को बेटा हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है, तभी बेटा ये पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये भी बेटा ब्रेन के जस्ट बिलो द ब्रेन, हाइपोथैलेमस की जस्ट नीचे ही होती है, ब्रेन के अंदर होती है। दिस पिट्यूटरी ग्लैंड क्रिएट्स नंबर ऑफ हॉर्मोन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स बेटा ये जो है सिक्रीट करती है। वन ऑफ द हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। सबसे कॉमन हार्मोन बेटा जो ये सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन, जो बेटा आपकी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स। मान लो बेटा किसी इंसान के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हुआ, तो वो इंसान ऐसे बोना रह जाएगा, जिसे हम कहते हैं डुअर्फ। इस बीमारी को कहते हैं डुअर्फिज्म, जब बेटा ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बहुत कम सिक्रीट होता है। पर मान लो मैम बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया, तो बेटा वो इंसान की हेल्थ हाइट बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, दीज आर एबनॉर्मल कंडीशंस। अब आती है बेटा नेक्स्ट ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही हम पढ़ रहे थे, हमने अभी तक सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन पढ़ा। अब उसके अलावा भी बेटा ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, उसमें से कुछ का रोल हम पढ़ लेते हैं। हम ग्रोथ हार्मोन का पढ़ लेते हैं, अब ऑक्सीटोसिन का। बेटा ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो बेटा रिफ्लेक्स काम करता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज के सिक्रीशन में मदद करता है। जैसे बेटा जब बच्चा जब अपनी मदर से मिल्क पीता है, तो मिल्क इजेक्शन का काम, मिल्क को बाहर निकालने का काम, ठीक है, उसमें बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही वो इंपल्स जनरेट करता है। फिर बेटा एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। भाई अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो उसको पानी को ज्यादा रीअब्सॉर्ब कराने का काम बेटा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ही करता है, विच इंक्रीजेस रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर। चलिए, फिर बेटा आती है थायराइड ग्लैंड। मैम थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है बेटा? ये आपकी यूजुअली गर्दन में होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप इन द बॉडी। आपकी सांस लेने की नली से बेटा ये अटैच्ड होती है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है बेटा? वैसे तो ये 3 हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, दैट इज T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। T3 को बेटा थायरोक्सिन कहते हैं, T4 को ट्रायोआयोडोथायरोनिन कहते हैं, कैल्सीटोनिन इज द थर्ड हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन, T4 एंड कैल्सीटोनिन। ठीक है, ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोडीन, टेट्रा आयोडोथायरोडीन। ठीक है, 3 हॉर्मोन्स बेटा ये होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन बेटा फंक्शन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट इन द बॉडी। इसलिए बेटा जो थायराइड ग्लैंड है ये आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, किसको? कार्बोहाइड्रेट और फैट को। मान लो मैम थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रही, तो
इसलिए बेटा जिन भी लोगों को तुमने बीमारी सुना होगा कि किसी को थायराइड की बीमारी हो गई है, तो या तो उनका वजन बहुत बढ़ जाता है या वजन बहुत घट जाता है। ठीक है, 2 टाइप के थायराइड की बीमारियां होती हैं, हालांकि उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, बट इससे हमें यह पता चलता है बेटा कि जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब बेटा थायराइड ग्लैंड को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, और आयोडीन बेटा हमें मिलता है टाटा नमक, देश का नमक, सॉल्ट से। तो इसलिए कहते हैं बेटा हमेशा आयोडाइज सॉल्ट खाओ, क्योंकि आयोडीन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बिकॉज बेटा आयोडीन हमारे जो है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को बनाने में काम आता है। तो मान लो मैम अगर किसी की डाइट में आयोडीन की कमी है तो उन लोगों के साथ क्या होता है बेटा, जब आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है, जिससे बेटा आपकी जो थायराइड ग्लैंड है ये सूज जाती है, स्वेल हो जाती है, विच कंडीशन इज कॉल्ड एज गोइटर। ठीक है, इस बीमारी को कहते हैं गोइटर, जब थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, बिकॉज थायरॉक्सिन हार्मोन ढंग से नहीं बन रहा। अब बेटा थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड होती हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। कहां होती है? थायराइड ग्लैंड के पीछे वाली साइड पे क्या होती हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड बेटा आर दी 4 स्मॉल पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो थायराइड ग्लैंड के अंदर घुसी हुई हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट अ हार्मोन विच इज कॉल्ड एज पैरथ हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रीट कर रही थी, पैराथायरॉइड ग्लैंड पैरथ हार्मोन सिक्रीट कर रही है। The function of parath hormone is to regulate calcium and phosphate level in the body. बेटा बॉडी का कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करने में बेटा पैरथ हार्मोन काम करता है। फिर बेटा आती है थाइमस ग्लैंड। ये बेटा आपकी चेस्ट साइड पे लोकेटेड होती है। ठीक है, आपके हार्ट के पास और आपकी चेस्ट वाली जगह पे। थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। थाइमस ग्लैंड बेटा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थाइमस ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एज थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ग्लैंड सिक्रीट्स अ थाइमस हार्मोन व्हिच प्लेज अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेटा कंट्रोल करती है। ठीक है, उसको डेवलप करती है। कौन? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन एंड स्मॉल इन अडल्ट एज। बेटा ये थाइमस ग्लैंड क्या साइज में बड़ी होती है जब आप यंग होते हो, बट विद एज इसका साइज कम होता जाता है। इसलिए तो कहते हैं एज के साथ इम्यूनिटी भी कम होती जाती है, बिकॉज थाइमस ग्लैंड का जो थाइमोसिन हार्मोन है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और अगर हम बूढ़े होते जाएंगे और ये ग्लैंड छोटी होती जाएगी तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स बेटा द एड्रीनल ग्लैंड। बेटा एड्रीनल ग्लैंड एकदम टोपी की तरह प्रेजेंट होती है किडनी के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट और राइट किडनी के ऊपर ये रही आपकी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बेटा देयर आर 2 एड्रीनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर होती है और ये सिक्रीट करती है एड्रेनलिन हार्मोन। बेटा एड्रेनलिन एक बहुत ही बढ़िया हार्मोन है। ठीक है, ये बेटा आपकी ब्रीदिंग रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका मेटाबॉलिज्म, हर चीज कंट्रोल करता है। जो भी आप लाइफ में एक्साइटमेंट फील करते हो, कहते हैं ना एड्रेनलिन रश हो रहा है, जैसे एग्जाम आते हैं तो डर महसूस होता है, कोई बर्थडे आता है तो खुशी महसूस हो रही है। बेटा कोई भी इस टाइप के इमोशंस को एड्रेनलिन हार्मोन कंट्रोल करता है। एड्रेनलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बट इन लार्ज अमाउंट व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड और एक्साइटेड, जिसको ही बेटा हम एड्रेनलिन रश कहते हैं कि यार इसको डर लग गया। कहते हैं ना किसी को अचानक मत डराओ, अचानक बहुत डर जाते हैं, कई लोग झूले पे बैठने से डरते हैं, राइट। व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट it prepares our body for action. It speeds up the heartbeat, breathing rate, raises blood pressure, allows more glucose to go into the blood ताकि हमें और एनर्जी आए, एंड फाइट और फ्लाइट। मान लो भाई तुम पे किसी ने अटैक कर दिया, तुम्हें हमला करना है, बस एड्रेनलिन इज द हार्मोन बेटा जो आपको इन एक्शंस के लिए प्रिपेयर करता है। एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, फिर आती है बेटा वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज द पैनक्रियास। बेटा पैनक्रियास इज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड।
मैम आपने तो अभी तक हेट्रोक्राइन बताया नहीं था। बेटा हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है ये दोनों ग्लैंड्स का काम करती है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है, विच मीन्स बेटा पैनक्रियास का कुछ हिस्सा है जो डायरेक्ट सिक्रीशन कर रहा है, कुछ है जो डक्ट से कर रहा है। इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इसके पास डायरेक्ट सिक्रीशन करने के लिए एंडोक्राइन पार्ट भी है। तो बेटा पैनक्रियास हैज बोथ टाइप ऑफ पार्ट्स, इसलिए बेटा पैनक्रियास इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियास बेटा जस्ट लोकेटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होती है। ये बेटा एक बहुत ही फेमस हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन बेटा क्या करता है, लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल ऑफ द बॉडी। जैसे तुम लोग बहुत ज्यादा जब मीठा खाते हो तो उसको बॉडी में बेटा शुगर को क्या करने में, उस शुगर के लेवल को कम करने में, उस ग्लूकोज के लेवल को कम करने में बेटा इंसुलिन मदद करता है। नॉर्मली बेटा डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है, लोगों का इंसुलिन हार्मोन ही काम नहीं करता, इसलिए बेटा डायबिटीज में लोगों को कहते हैं मीठा मत खाओ, क्योंकि अगर वो मीठा खाएंगे तो उनकी बॉडी में उस शुगर लेवल को कम करने के लिए हार्मोन नहीं है, काम ही नहीं कर रहा वो हार्मोन, तो फिर शुगर लेवल कम कैसे होगा। बेटा इंसुलिन की तरह ही देखो, जैसे तुमने कुछ मीठा खाया ब्लड में, इसको बेटा इंसुलिन ही इसका लेवल कम करता है। वैसे ही बेटा जैसे इंसुलिन होता है, सेम इंसुलिन की तरह एक और हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ग्लूकागन। बेटा ग्लूकागन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। चलिए फिर आती है बेटा टेस्टिस, जो हमें पता है स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओनली इन मेल्स। टेस्टिस बेटा मेल सेक्स हॉर्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन बनाती है। टेस्टिस बेटा ऑल्सो मेक द मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म्स। बेटा मेल के अंदर स्पर्म्स बनाने का काम भी टेस्टिस ही करती हैं। बेटा लड़कों की आवाज मर्दाना होना, डीप वॉइस होना, ठीक है, उनके बियर्ड आना, बॉडी पे ज्यादा बाल आना, ये सब बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंप्लीट कंट्रोल करता है बॉडी में। या आप देखेंगे दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम, दिस इज द पेनिस। ठीक है, और बेटा स्क्रोटम के अंदर ही यहां पे होती हैं टेस्टिस। फिर बेटा आती है ओवरीज। ओवरीज बेटा सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होती है। ये स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर है। ओवरीज मेक 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स। जैसे बेटा टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बना रही थी, ओवरीज बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती हैं। एस्ट्रोजन का काम है बेटा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जैसे फेमिनाइन वॉइस, फीमेल्स की वो तीखी आवाज, ठीक है, उनकी सॉफ्ट स्किन, उनकी ब्रेस्ट जैसे मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है बेटा जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस को मेंटेन करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, यहां पे बेटा आप देख सकते हैं, यह है आपका, दिस इज द यूट्रस, दिस इज द ओवरी। ये बेटा 2 होती हैं, एक इस साइड एक इस साइड। आप ओवरी को ढंग से ऐसे काट के देखेंगे तो कुछ ऐसी सी नजर आती है। फिर आता है बेटा फीडबैक मैकेनिज्म। यार फीडबैक मैकेनिज्म क्या है मैम? जब बॉडी में कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है उसको कम करना, कोई चीज बहुत कम है तो उसको बढ़ाना। तुम्हारे को भी तो घर में ऐसे ही करते हैं, जब तुम एकदम हाथ से निकल जाते हो, पढ़ाई नहीं करते तो पेरेंट्स डांटते हैं कि पढ़ाई कर, और जब बहुत ज्यादा कर रहे हो तो घर वाले कहते हैं थोड़ा रिलैक्स भी कर ले। हालांकि ये सिचुएशन तो मैम हमारे आती ही नहीं है। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ अ हार्मोन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट इन द बॉडी। कोई भी चीज का ज्यादा या कम होना हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। जैसे बेटा अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो डायबिटीज हो जाती है, वेयरएज अगर इंसुलिन हार्मोन बहुत बढ़ गया तो बेटा कोमा में चला जाता है पेशेंट। ठीक है, तो बेटा क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म 2 होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मान लो बॉडी में कोई चीज कम है तो बॉडी बेटा सिग्नल भेजेगी, रिस्पॉन्स से क्या आएगा कि भाई कुछ हार्मोन है जो बॉडी में बहुत बढ़ गया, इसको कम करो, कम कर देगी। बेटा मान लो बॉडी में कोई चीज ऐसी है जो बढ़ानी है, बहुत कम थी,
तो बेटा सिग्नल देगी बॉडी और फिर रिस्पॉन्स आएगा कि यार बढ़ा दिया जाए इसको। इसमें आप इंसुलिन हार्मोन का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। मान लीजिए शुगर बहुत ज्यादा हो गई बॉडी में, तो सिग्नल आया, शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन भेजा गया। मान लीजिए बेटा शुगर बहुत कम है बॉडी में, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए बेटा सिग्नल में ग्लूकागन दिया गया कि भाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ाओ, ठीक है। तो इसी तरह बेटा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम है तो पैनक्रियाज ग्लूकागन हार्मोन रिलीज करेगी ताकि बेटा ग्लूकोज बॉडी में टूटे और हम उसे यूटिलाइज करके ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकें। वहीं बेटा अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई है तो बेटा पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगी ताकि बेटा ब्लड में से शुगर को हटाया जाए। लिवर रिमूव्स ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड स्टोर्स इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये बेटा एग्जाम्पल है फीडबैक मैकेनिज्म का। फीडबैक मैकेनिज्म पे बेटा बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सेम इसको एग्जाम्पल देकर आ सकते हैं आप लोग। अब बेटा आप लोग इसको रिवाइज करने के लिए आपकी बुक में डायरेक्टली दे रखा है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट निकालती है, रिलीज करती है फॉर ग्रोथ पर्पस। थायराइड ग्लैंड बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करती है। इंसुलिन बेटा पैनक्रियाज ग्लैंड सिक्रीट करती है जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करती है। टेस्टोस्टेरोन बेटा हार्मोन है जो टेस्टिस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो मेल के बेटा जो फीचर्स हैं उनको कंट्रोल करता है। फिर बेटा ओवरी से कौन रिलीज होते हैं हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, यहां पे आप लिख सकते हैं टेस्टिस में डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, और स्पर्म्स बनाने में भी बेटा मदद करती है टेस्टिस। फिर बेटा एड्रीनलिन एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, बेटा क्या होता है, दिस हेल्प्स इन इमरजेंसी केसेस में, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन बेटा, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज हार्मोन्स और टू इनहिबिट हार्मोन्स, ठीक है। ये चार्ट बेटा है आपकी एनसीईआरटी का ही। अब आपको रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं इस चार्ट को कि ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड ने, टेस्टोस्टेरोन से टेस्टिस, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ओवरीज, एड्रेनालिन एड्रीनल ग्लैंड, रिलीजिंग हार्मोन इंसुलिन। तो बेटा ये आपके एक रिवीजन के लिए चार्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी सारी ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स को रिवाइज करने के लिए। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। बेटा तो पैनक्रियास ही एक ऐसी लौती ग्लैंड है जिसके पास दोनों क्वालिटीज हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियास है, टेस्टिस है, सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, पैराथायरॉइड है। फिर बेटा क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल्स। बेटा मेल्स में दैट इज टेस्टोस्टेरोन, बेटा जो मेल्स की डीप वॉइस, उनकी बियर्ड, हर चीज कंट्रोल करता है। द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल, अच्छा ये हम कर चुके हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बेटा प्लांट्स भी तो आपकी तरह बेचारे भोले भाले जानवर हैं, है ना मैम, बोलो जानवर बोल दो अपने पौधे को। प्लांट्स में भी वेरियस टाइप के हार्मोन्स होते हैं और वेरियस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें मूवमेंट्स की और हार्मोन्स की, तो सबसे पहले आते हैं बेटा नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। दो टाइप के मूवमेंट देखते हैं हम प्लांट्स में, नास्टिक एंड ट्रॉपिक, ठीक है। नास्टिक क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। बेटा ये वो मूवमेंट है जो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में नहीं है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी ग्रोथ, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट वट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इक्वली मूव इन द सेम डायरेक्शन। ये टाइप ऑफ मूवमेंट बेटा लीव्स और फ्लावर पेटल्स में देखा जाता है, ठीक है। यहां पर बेटा अगर हम देखेंगे तो जैसे बेटा ये आपका पौधा होता है जिसको आप कहते हो टच मी नॉट, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा होगा कभी बचपन में छेड़ा होगा टच मी नॉट, या इसको बेटा कहते हैं हिंदी में छुई मुई, छुई मुई।
बेटा अगर मैं इसको टच करूंगी तो इसकी लीव्स बेटा फोल्ड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो दिस इज अ नास्टिक रिस्पॉन्स, विच मीन्स बेटा एक स्टिमुलस से पूरी प्लांट बॉडी पे इफेक्ट हुआ, सारी पौधे की पत्तियां बंद हो गई। तो नास्टिक मूवमेंट बेटा हमने जैसे कि पढ़ा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, पौधे का कोई ऐसा नहीं कि मेरे छूने से पौधे की हाइट बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, नहीं, सिर्फ एक ऐसा स्टिमुलस गया जिससे उसकी सारी पत्तियां बंद हो गई। ठीक है, फिर बेटा मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, बेटा जो मूवमेंट से ग्रोथ हो दैट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने आपको बताया मूवमेंट बेटा दो टाइप्स के थे, नास्टिक एंड ट्रॉपिक। नास्टिक मूवमेंट से कोई ग्रोथ नहीं होती, ट्रॉपिक मूवमेंट से बेटा ग्रोथ होती है, एक डायरेक्शन में ग्रोथ होती है। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, बेटा अचानक से पौधा कैसे रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को। तो प्लांट्स यूज, जैसे बेटा हमारे पास तो न्यूरॉन्स थे, नर्व इंपल्स थी, पौधे के पास बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल मींस से कोई इंफॉर्मेशन सेल टू सेल जाती है। उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है फॉर दिस, जैसे हमारे पास न्यूरॉन है ना, न्यूरल टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यू, ऐसा नहीं है इसके पास। ठीक है, इनके पास कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से इनकी बॉडी के अंदर सिग्नल ट्रांसफर होता है। प्लांट सेल्स बेटा change their shape by changing the amount of water. This happens due to swelling and shrinking of cells. आपने भी देखा होगा, हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, हमने लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में पढ़ा था कि भाई जब यहाँ पे देखेंगे, जब बेटा स्टोमेटा के अंदर पानी घुसता है स्टोमेटा स्वेल हो जाते हैं, जब स्टोमेटा से पानी निकलता है वो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स बेटा अपनी शेप चेंज करते हैं विद द अमाउंट ऑफ वाटर से अपने सेल्स का शेप चेंज करते हैं, आइदर स्वेल और श्रिंक हो जाते हैं। फिर बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट्स को हम एग्जैक्टली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो मूवमेंट्स बेटा जिनसे ग्रोथ हो रही है। प्रिसाइसली इज द कंडीशन व्हेन द स्टिमुलस से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स बेटा लाइट के टुवर्ड्स भी हो सकता है, विच इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, टच से भी हो सकता है, ठीक है, पानी से भी हो सकता है, केमिकल से भी हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिकल मूवमेंट्स। लाइट की वजह से फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, टच की वजह से, जैसे बेटा तुमने देखा होगा बेल पौधे उगते हैं जो एकदम ऐसे ना, कोई लकड़ी लगा दो तो इस पे ऐसे ऐसे घूम के पूरा लग जाते हैं। ठीक है, थिग्मोट्रॉपिज्म, टच के रिस्पॉन्स में ग्रोथ करते हैं। फिर बेटा ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ करते हैं इट इज जियोट्रॉपिज्म। बेटा पानी के रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ करते हैं क्या, हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिर बेटा जो टच, हम टच देख चुके हैं थिग्मो। देन बेटा जो केमिकल के रिस्पॉन्स में, जैसे बेटा कोई पोलन ग्रेन आया और यहाँ पे पोलन ट्यूब बनी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए बेटा पोलन ट्यूब बनी, ये जो है दैट इज कीमोट्रॉपिज्म। केमिकल्स रिलीज हुए, है ना। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो बेटा ट्रॉपिकल मूवमेंट्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है जो बेटा स्टिमुलस के टुवर्ड्स ग्रोथ हो रही है, मतलब मान लो यहां पानी पड़ा है तो पानी के टुवर्ड्स ग्रोथ हुई, दैट इज अ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। पर यहां पानी है पर ग्रोथ इधर हो रही है, दैट इज अ नेगेटिव ट्रॉपिज्म, मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस के डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है इट इज पॉजिटिव। मान लो यहां पे सनलाइट है, अब सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है इज पॉजिटिव, पर अगर सनलाइट के ऑपोजिट ग्रोथ हो रही है इज नेगेटिव। तो बेटा स्टिमुलस के ऑपोजिट होगी तो नेगेटिव, टुवर्ड्स होगी तो पॉजिटिव। अब सबसे पहला पढ़ते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जैसे आप देख सकते हैं बेटा इस खिड़की से लाइट आ रही थी और ये प्लांट इसी लाइट के डायरेक्शन में उग रहा है, तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट in response to light is called as phototropic movement. The phenomena is involved is called phototropism. The shoot grow towards the light while the growth of root is away from the light. बेटा root opposite उग रही है, which means root negative tropism दिखा रही है। Stem
और लीव्स पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखा रही हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये बेटा ग्रो नहीं कर रहा था, पर जब लाइट आई तो ये इसके टूवर्ड्स ग्रो करने लगा, विच इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर इधर लाइट है तो ये इधर ग्रो कर रहा है, इधर लाइट है तो ये इधर ग्रो कर रहा है, विच इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। फिर आता है बेटा जियोट्रॉपिज्म, मतलब ग्रेविटी के टूवर्ड्स ग्रोथ करना। द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे बेटा रूट्स बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी उग रही हैं। ठीक है, बट बेटा स्टेम है ऑपोजिट उग रही है ग्रेविटी के, विच मीन स्टेम शो कर रही है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और रूट्स शो कर रही हैं पॉजिटिव। क्यों? मैंने आपको बताया था, जो चीज स्टिमुलस के डायरेक्शन में ग्रो कर रही है वो पॉजिटिव, जो उसके ऑपोजिट ग्रो कर रही है नेगेटिव। अब यही चीज आप यहां भी कह सकते हो। अब ये रूट्स हैं, तो रूट्स बेटा लाइट के ऑपोजिट ग्रो कर रही हैं, विच मींस नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब यहां ये स्टेम इसके टूवर्ड्स ग्रो कर रही है, विच मींस पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, ऐसे आप इसे डिफाइन करते हो। द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। रूट्स ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी while shoot move towards away from the earth। ठीक है, ये चीज हम देख सकते हैं, स्टेम ऊपर ग्रेविटी से अलग उग रही है, इसलिए वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। ठीक है, रूट्स का है ग्रेविटी के टूवर्ड्स ग्रो कर रही हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, सेम चीज बेटा पौधे को अगर मैं यूं रख दूंगी तब भी बेटा रूट्स नीचे और स्टेम ऊपर ग्रो करेगी। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब पानी के टूवर्ड्स ग्रोथ, तो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू वाटर। अब बेटा पानी यहां है तो ग्रोथ भी यहीं होने लग गई, अब पानी सिर्फ यहीं बचा तो रूट्स यहीं ग्रो करने लग गई। द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट आता है बेटा कीमोट्रॉपिज्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी रहता है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कीमोट्रॉपिज्म मतलब बेटा केमिकल स्टिमुलस के टूवर्ड्स ग्रोथ होना। जैसे बेटा पोलन ग्रेन आया उड़ते उड़ते, ये पोलन ग्रेन यहां आया और इसने पोलन ट्यूब बनाई। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। पोलन आया, इसने पोलन ट्यूब बनाई, क्योंकि यहां से बेटा कुछ केमिकल सिग्नल्स थे और यहां से वो केमिकल सिग्नल्स उसने सुने तो उसने पोलन ट्यूब बना ली, केमिकल। ठीक है, द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये इसके केमिकल के टुवर्ड्स ग्रो किया। फिर बेटा आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर मैंने इस पौधे की जो ये स्टेम है इसको यहां, ये क्या कहते हैं, आपकी स्टेम सपोर्ट के टुवर्ड्स इसको मैंने बांध दिया तो ये इसी पे उगने लगेगी। द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म, which is in response to touch. Stem tendrils which helps to climb up to support, example है इसका। फिर बेटा प्लांट दो टाइप के हॉर्मोन्स, मैंने आपको बोला था हमने मूवमेंट तो पढ़ ली है, दैट इज नास्टिक जो ग्रोथ के टूवर्ड्स नहीं होते, और ट्रॉपिक जो बेटा ग्रोथ के टूवर्ड्स होते हैं। वैसे ही बेटा पौधे में दो टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, दैट इज ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। जो ग्रोथ को बढ़ावा दें जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, जो ग्रोथ को रोकें जैसे एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब बेटा ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन का क्या काम होता है बेटा, ये ग्रोथ में मदद करता है। कैसे? जैसे बेटा स्टेम की ग्रोथ बढ़ रही है, इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ठीक है ये ऑक्सिन हार्मोन मदद कर रहा है। पर मान लीजिए बेटा यहाँ पे सन की लाइट है तो ऑक्सिन बेटा शेडी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, वो सन से ऑपोजिट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर लाइट यहाँ आ रही है, मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है तो ऑक्सिन इधर हो जाएगा, पर लाइट अगर इधर से आ रही है तो ऑक्सिन इधर आ जाएगा। तो ठीक है, लाइट के ऑपोजिट ऑक्सिन कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा ये स्टेम बेंड कर जाती है। इस चीज को आप यहां समझेंगे ध्यान से। ये देखिए, ऑक्सिन बेटा ग्रोथ बढ़ा रहा है, पर क्योंकि सनलाइट इधर पड़ रही है तो ऑक्सिन यहां कलेक्ट हो गया। फिर बेटा सनलाइट यहां पड़ रही है
तो ऑक्सीजन ऑपोजिट साइड पे कलेक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये बेंट होने लग गई। ये बेंट होने यहां कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बेंट होने लगेगी। ठीक है। व्हेन सनलाइट ओवरहेड द ऑक्सीजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, अगर सनलाइट बिल्कुल ऊपर से आ रही है ऑक्सीजन ढंग से फैला रहेगा। बट व्हेन सनलाइट इज एन एंगल ऑफ ऑक्सीजन मूव्स टू द साइड इन द शेड, ये बेटा गलत जगह बना हुआ है, यहां आ जाएगा ऑक्सीजन इस साइड। ठीक है। इलोंगेशन ऑफ सेल ऑन दैट साइड हो जाएगा, फिर ये बेटा यूं बेंट होके उगने लगेगी। ऑक्सीजन बेटा सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, सेल ग्रोथ शूट की प्रमोट कर रहा है। फोटोट्रोपिज्म दैट इज लाइट के टुवर्ड्स और ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रोथ कंट्रोल कर रहा है। फ्रूट डेवलपमेंट में और डीले एजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, लीव्स और फ्रूट्स के बुढ़ा होने, ठीक है, उसको डीले करने में मदद कर रहा है। फिर आता है बेटा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या कर रहा है, ये स्टेम इलोंगेशन, जैसे बेटा बीज में से जब स्टेम निकल रही है इसके बढ़ाने में मदद कर रहा है, सीड जर्मिनेशन में मदद कर रहा है। स्टेम इलोंगेशन में, सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन में, बेसिकली सीड जर्मिनेशन और फ्रूट डेवलपमेंट बेटा मेजर काम है जिब्रेलिन का। फिर बेटा नेक्स्ट हार्मोन आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बेटा ये इनहिबिटरी हार्मोन है। मैंने आपको बताया 3 ग्रोथ रेगुलेटर्स थे। ठीक है। अब आते हैं जो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है। ग्रोथ को इनहिबिट बेटा, पहले मैं आपको ग्रोथ जो रेगुलेट कर रहे हैं वही बता देती हूं। साइटोकाइनिन बेटा सेल डिवीजन, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन प्रमोट कर रहा है। ये बेटा बुढ़ापन डीले कर रहा है, लीव्स और फ्लावर्स बुढ़े को डीले कर रहा है। साइटोकाइनिन अगर ज्यादा होगा प्लांट जवान रहेगा, साइटोकाइनिन कम हो गया तो बेटा प्लांट मुरझा जाएगा। ठीक है। साइटोकाइनिन इज आल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट्स एंड बेटा ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है। अभी तक हमने बेटा 3 हार्मोन्स पढ़े जो इसकी ग्रोथ बढ़ा रहे थे। ऑक्सिन ग्रोथ कर रहा था, जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन कर रहा था, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे बेटा वो 2 हार्मोन जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, जैसे बेटा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड से बेटा क्या होता है, इनहिबिट स्टेम ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ को रोकता है। मेंटेन डोरमेंसी ऑफ बड्स एंड सीड्स। ठीक है। तो मेजरली बेटा एब्सिसिक एसिड का काम है स्टोमेटा को बंद करना, ये देखो। ठीक है। बेसिकली क्या कर रहा है ये क्या कोशिश कर रहा है कि भाई मैं ग्रोथ को रोक दूं, ग्रोथ को रोक दूं। ठीक है। ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा है, तभी तो हम इन्हें इनहिबिटर कहते हैं। ओके। मेंटेन्स डोरमेंसी ऑफ बड्स एंड सीड्स। क्लियर। फिर बेटा आता है इथाइलिन। इथाइलिन इज जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, जैसे बेटा कच्चा केला था ये पक गया, कच्चे केले को पक्का केला किसने बना दिया, दैट इज इथाइलिन। हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, प्रमोट्स एजिंग इन द लीव्स, प्रमोट्स फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप। ठीक है। उनके झड़ने में मदद करता है बेटा, जो अभी तक ऑक्सिन जिब्रेलिन उनके झड़ने को रोक रहे थे, ये बेटा अगर कोई चीज बुढ़ी हो गई उसके झड़ने में मदद कर रहे हैं। ठीक है। फिर बेटा प्रमोट्स एजिंग इन दी लीव्स एंड राइपनिंग ऑफ दी फ्रूट्स, फ्रूट के पकने में मदद कर रहे हैं। फिर बेटा आपके एग्जाम में जो है डिफरेंस आ जाता है ट्रॉपिकल और नेस्टिक मूवमेंट्स में। ट्रॉपिकल मूवमेंट याद रखेंगे जो बेटा ग्रोथ हो रही है, जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है वो नेस्टिक, ये डायरेक्शन में होते हैं, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। ये बेटा परमानेंट हो सकते हैं या इरिवर्सिबल, बट ये टेम्पररी हैं और रिवर्सिबल हैं। ये फाउंड इन ऑल प्लांट्स, हर प्लांट में ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, बट बेटा नेस्टिक मूवमेंट जैसे छुई मुई पौधे में देखिए वो हर पौधे में नहीं मिलते हैं। ये स्लो एक्शन है, ये इमीडिएट एक्शन है। क्वेश्चन है विच प्लांट हार्मोन इंड्यूसेस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में मदद कौन कर रहा था, साइटोकाइनिन। सी फॉर सेल डिवीजन, सी फॉर साइटोकाइनिन। शूट बेटा दैट इज जो स्टेम है पौधे की, वो बेटा क्या शो करती है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, यस। लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करती है, सही बात है। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, यस। क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स नहीं ग्रो कर रही है, ग्रेविटी के ऑपोजिट, तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी शो कर रही है।
पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म नहीं, ये ग्रेविटी के टूवर्ड्स थोड़ी ग्रो कर रही है, विच मीन्स बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर बेटा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय टच मी नॉट प्लांट। बेटा नास्टिक मूवमेंट, टच के टूवर्ड्स, दैट इज थिग्मोनास्टी। विच प्लांट हार्मोन इंड्यूसेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट को पका देता है, इथाइलिन। मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, बेटा टू इनहिबिट ग्रोथ, रोकता है ग्रोथ को, ठीक है। फिर बेटा क्वेश्चन है गिवन बिलो एक फिगर है, ये एक ट्रॉपिकल मूवमेंट शो कर रहा है, हमें बताना है कौन सा ट्रॉपिकल है, टुवर्ड्स द लाइट विच इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फिर बेटा सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन पूछा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, cerebellum. Mention the part of the brain which maintains posture and equilibrium of the body, cerebellum. फिर ये आंसर आपका लिखा हुआ ही है। Why it is advised कि भाई आयोडीन वाली सॉल्ट खाओ, क्योंकि बेटा आयोडीन खाओगे तो थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, जिससे बेटा आपकी ग्लैंड जो है ठीक रहेगी। आयोडीन नहीं खाओगे तो बेटा ये हार्मोन नहीं बनेगा, तो आपको बीमारी हो सकती है क्वाइटर की। फिर बेटा सेम चीज यहां लिखिए, आयोडाइज्ड इसलिए एडवाइसेबल है क्योंकि ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। फिर बेटा क्वेश्चन है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। तो बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन करा रहा है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ रोक रहा है। तो बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन जहां आ गया, केमिकल्स मतलब हार्मोन्स के बारे में बताना है। फिर क्वेश्चन है नेम द ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड। अगर एक गर्ल की बेटा हैज इंपेयर्ड इम्यूनिटी, विच मीन्स बेटा थाइमस ग्लैंड अफेक्ट हुई है। A woman has menstrual irregularities, which mean ovaries affect हुई हैं, ठीक है। Name the hormone which is secreted when growing plants detect light. कौन सा प्लांट होगा बेटा, हमें पता है ऑक्सिन जो है लाइट डिटेक्ट करके प्लांट की ग्रोथ में मदद कर रहा है। Explain why do plant appear to bend towards light. क्योंकि बेटा ऑक्सिन हार्मोन, अगर सन यहां आ गया तो ऑक्सिन हार्मोन उसकी ऑपोजिट कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेम बेंड हो जाएगी, ठीक है। गिव रीजंस। आयोडीन प्ले अ वाइटल रोल इन थायराइड फंक्शन, यस बिकॉज ये थायराइड हार्मोन बनाती है। पैनक्रियाज हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, यस बिकॉज इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल कम करता है, ग्लूकागन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन इन प्रिसाइज क्वांटिटी, यस बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत प्रिसाइज क्वांटिटी में करती हैं, क्योंकि बेटा फीडबैक रेगुलेशन भी है, कोई चीज ज्यादा या कम होगी तो बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके पीवाईक्यूज में आए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हैं और आपके एग्जाम्स में बहुत थरेली पूछे जाते हैं। तो बिना किसी चिंता के इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद, इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना और पीवाईक्यूज देख लेना एंड भाई अपने एग्जाम्स में रॉक कर देना। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।